हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 58 देखेंगे और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक ख़त्म होने में 5 या 6 लेक्चर लगेंगे और आज के लेक्चर में हम अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ जिन भी टर्म्स की मैं बात करने वाला हूँ ये टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक या लेक्चर सीरीज़ में कई बार रिपीट होंगे। ओके, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर जो कुछ भी चीज़ें बनती हैं उनमें इन टर्म्स का इस्तेमाल होता है एंड दे आर यूज्ड वेरी ऑफन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड टर्म्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो देखिए, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच अ पर्सन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट फेल टू गेट अ जॉब। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पे एक व्यक्ति एबिलिटीज़ रखता है, विलिंगनेस टू वर्क भी रखता है एंड ही इज़ विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, यानी जो भी मार्केट में उस जॉब को लेकर जो भी वेज रेट या सैलरी है उस पे वो काम करना चाहता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग द पर्सन फेल टू गेट अ जॉब। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब प्रिवेलिंग वेज रेट से देखिए मेरा क्या मतलब है। जब मैं एबिलिटीज़ पे बात करूँगा उससे पहले थोड़ा प्रिवेलिंग वेज रेट की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इकोनॉमी में या मार्केट में अपने लिए जॉब सर्च कर रहा होता है तो दो चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, उसकी एबिलिटीज़, क्योंकि उन एबिलिटीज़ के बेसिस पे देर आर सर्टेन जॉब्स और उन जॉब्स में जो भी मार्केट में वेज रेट है या प्रिवेलिंग रेट है अगर वो उसे मिल जाती हैं तो वो एम्प्लॉयड है, और अगर उसके एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग के जो जॉब्स हैं वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे उसे नहीं मिल रही हैं तो वो अनएम्प्लॉयड है। अब एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो वेज रेट है, आप उस वेज रेट पे काम ना करने के बजाय अगर आप हायर वेज रेट चाहते हैं, यानी मान लीजिए आपकी एबिलिटीज़, यू हैव सर्टेन एबिलिटी, लेकिन आप अपने एबिलिटीज़ से सूटेड जॉब्स के बजाय आप हायर डेजिग्नेशन या हायर पैकेज को डिज़ायर करते हैं, तो वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी क्षमताओं से ऊपर की चीज़ सर्च कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं से ऊपर की चीज़ सर्च तभी करता है जब वो ओवर एम्बिशियस होता है या वो व्यक्ति हाईली एस्पिरेशनल होता है। तो वो अपने एबिलिटीज़ के ऊपर के डेजिग्नेशन या पैकेज को सीख करता है। वहाँ पर अगर उसे काम ना मिल पाए तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने एबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके एबिलिटीज़ से सूटेड जॉब्स अगर वो करना चाहे एट प्रिवेलिंग वेज रेट तो उसे मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। दूसरी बात, जब भी हम एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो देखिए, जो भी जॉब्स इकोनॉमी में अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली 3 तरह की एबिलिटी की कॉम्बिनेशन रिक्वायर करते हैं। पहली कैटेगरी होती है उन सारे जॉब्स की जहाँ पे फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है और वहाँ मेंटल एबिलिटी की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या जो भी मैनुअल लेबरर्स हैं, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, वर्कर की स्टेमिना, एंड्योरेंस मैटर करती है, उसका मेंटल एबिलिटी की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ मेंटल एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी की बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है कि वो व्यक्ति साइकोलॉजिकली फिट होना चाहिए। ही शुड नॉट बी क्रेजी, साइको, और ही शुड नॉट बी
समवन जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, जो मिसबिहेव करता हो, ऐसा नहीं हो। यानी अगर उसकी साइकोलॉजिकल फिटनेस ठीक है तो आपको एक एग्रीकल्चर वर्कर या मैनुअल लेबरर बनने के लिए यू नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, सो यू नीड फिजिकल एबिलिटी। वहीं कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां आपको फिजिकल एबिलिटी प्लस मेंटल एबिलिटी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना है या फिर आपको इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करनी है, देन यू शुड हैव फिजिकल एबिलिटी प्लस मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी बिकॉज आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में। आपको मैप समझ में आना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए और आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डिसीजन लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, और इन सब के लिए एक मेंटल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस डिफेंस या इंडियन पुलिस सर्विस या फिर जो भी आपके CISF हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अदर डिविजन्स हैं, इन सब जगहों पे आप इनकी जो जॉब नेचर है उसमें फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एबिलिटी का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इनके यहाँ मेडिकल टेस्ट या मेडिकल क्राइटेरिया होता है फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए। वहीं पे इकॉनमी में तीसरी तरह की आपको जॉब देखने को मिलेगी जहाँ पे मेंटल एबिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एबिलिटी की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक IAS बनना चाहते हैं तो अगर आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है भी तो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ए डेस्क जॉब। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, यू नीड मेंटल एबिलिटी। अगर आप एक CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड मेंटल एबिलिटी। यानी आप कोई भी डेस्क जॉब कर रहे हैं, दैट रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड वेरी लेस ऑफ फिजिकल एबिलिटी। तो अब अगर इकोनॉमी में इन सारे एबिलिटीज़ के लिए प्योर फिजिकल प्लस मेंटल एंड मेंटल एबिलिटी, इन तीनों ही एबिलिटीज़ के लिए अगर नौकरी हैं तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में सबके लिए काम है। चाहे आप एक एग्रीकल्चर लेबरर हों, मैनुअल लेबरर हों, चाहे आप एक एजुकेटेड स्किल्ड डेस्क जॉब करने वाले व्यक्ति हों। अब सवाल आता है कि आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपका एबिलिटी आपके एजुकेशन से, आपके स्किल से बनता है, ठीक है। तो आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ से सूटेड जो भी जॉब्स इकोनॉमी में हैं, अगर आप उन जॉब्स को करने के लिए विलिंग हैं एट प्रिवेलिंग वेज रेट, और अगर फिर आपको जॉब नहीं मिलता है तभी आप अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। और अगर आप अपनी क्षमताओं के ऊपर की चीज़ ढूंढ रहे हैं, फिर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो एबिलिटी, उस एबिलिटी के हिसाब का काम, विलिंगनेस टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ये क्राइटेरियाज बनाती हैं अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। अब बात आती है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 59 में, पर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर दो तरह का हो सकता है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहला तो हो सकता है वॉलंटरली, दूसरा हो सकता है इनवॉलंटरली। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो कुछ एबिलिटीज़ रखता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता, वो अगर जॉब सीख नहीं कर रहा है, जॉब ढूंढ नहीं रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क, वो व्यक्ति वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। और जो लोग वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होते हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और जो लोग काम करना चाहते हैं, अपने एबिलिटीज़ से सूटेड जॉब्स ढूंढ रहे हैं और उनको फिर जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसे इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, और ये लेबर फोर्स का पार्ट होते हैं। ये तो हो गई अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बातें।
उसके बाद एक टर्म आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास नौकरी है, आपको अपने काम का पेमेंट मिल रहा है, पर आपको जो काम या पेमेंट मिल रहा है वो रीजनेबल नहीं है। क्यों? देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन 3 सिचुएशन में हो सकती है। पहला, पेड लेस देन प्रिवेलिंग वेज रेट। अगर किसी व्यक्ति को उसके एम्प्लॉयमेंट या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी वेज रेट या सैलरी मिल रही है वो मार्केट में जो भी वेज रेट या सैलरी है अगर उससे कम मिल रही है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीएचडी किया हुआ है किसी भी रेपुटेटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, और अगर वो पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब सीख कर रहा है। अब गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी को लेके? वो हैं समवेयर लाइक ही शुड बी पेड समवेयर बिटवीन 80,000 एंड 1 लाख। अगर वो व्यक्ति गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है, वो अगर किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और वहाँ पर उसको उस असिस्टेंट प्रोफेसर रोल के लिए अगर 50,000 सैलरी दी जा रही है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, क्योंकि उसकी डेजिग्नेशन वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की है और जो भी गवर्नमेंट से निर्धारित सैलरी है उससे उसे वे बिलो यानी 30 to 40,000 कम अगर सैलरी मिल रही है तो वो अंडर पेड है, प्रिवेलिंग वेज रेट से कम मिल रहा है, सो इट्स ए अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है बिलो पार जॉब, यानी कि आप अपने एजुकेशन, अपने स्किल सेट, इनके नीचे का अगर आप काम कर रहे हैं तो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, आप इंजीनियरिंग को अच्छे से आपने पढ़ा है, अगर आपके पास उसको लेकर अच्छे नॉलेज स्किल सेट हैं, और इकोनॉमी में अगर आपके नॉलेज या स्किल सेट को लेकर इंजीनियरिंग डोमेन की वैकेंसीज नहीं हैं, अगर आप यू आर फोर्स्ड टू वर्क एज ए जूनियर इंजीनियर और क्लर्क, देन इट इज़ ए अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके। तीसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है पार्ट टाइम जॉब, यानी कि आपकी अपनी कुछ फिजिकल मेंटल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज जो कि आपके नॉलेज और स्किल से बनता है, और आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं पर इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है एंड यू फोर्स टू डू अ पार्ट टाइम जॉब, देन इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इन 3 परिस्थितियों में हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जब मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की वहाँ प्रिवेलिंग वेज रेट की बात की, यानी आपको अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से जो काम मिलनी चाहिए वो प्रिवेलिंग वेज रेट पे होनी चाहिए। अगर वो प्रिवेलिंग वेज रेट के नीचे है तो एम्प्लॉयमेंट होगा पर वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, और काम ही ना मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक टर्म आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करें उससे पहले जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू लेबर फोर्स, यानी कि जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना तो हम उसे लेबर फोर्स के रिलेशन में बात करते हैं, लेबर फोर्स के रिलेशन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे देश में जो टोटल लेबर फोर्स है उस लेबर फोर्स में से कितने लोग हैं जिनके पास काम नहीं है या जो जॉब सीख कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू लेबर फोर्स। अब आती है एक टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स ऑफ कंट्री इनटू 100, ठीक है। तो अब अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालनी है तो हम
जिनके पास जॉब नहीं है या जो जॉब सीख कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अगर हमें अपना टोटल लेबर फोर्स पता है तो हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट मिल जाएगा, यानी परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन द कंट्री मिल जाएगा एज पर आवर लेबर फोर्स। तो सवाल है कि व्हाट इज लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या होता है। तो देखिए, लेबर फोर्स इंक्लूड्स पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप who are currently working or seeking job as per their ability। यानी लेबर फोर्स में वो सारे लोग आते हैं जो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर हों, यानी लेबर फोर्स वर्किंग एज ग्रुप के लोगों से बनता है। अब वर्किंग एज ग्रुप जो होती है वो 15 ईयर्स मतलब 15 साल के ऊपर से लेके 60 ईयर्स तक, जिसको हम बोलते हैं 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स एंड एबव, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अपने 60 के बाद भी जॉब सीख कर रहे होते हैं। बेसिकली देखिए, 60 में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि एक 60 ईयर्स का व्यक्ति एक ओल्डर व्यक्ति होता है और जो लोग 60s या 60 प्लस में हैं दे आर बर्डनड बाय देयर एक्सपीरियंस एंड उनकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति यंग होता है तो वो इंथुजियास्टिक होता है, एम्बिशियस होता है, उसे जीवन में बहुत कुछ पाने हासिल करने की ख्वाहिशें होती हैं और उसका फिजिकल फिटनेस और उसका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है, वो एक्स्ट्रा माइल्स जा सकता है काम में। लेकिन एक 60 साल या उसके ऊपर का व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों से लाइक ही इज़ बर्डनड, वो अब अपने जीवन के आखिरी दिनों में है। तो ऐसा व्यक्ति की बॉडी जो होती है वो फिजिकली आप कह लीजिए उतनी कैपेबल नहीं होती है, वो व्यक्ति आपको उतना एनर्जेटिक या इंथुजियास्टिक नहीं मिलेगा क्योंकि अब उसके बाद उसे हासिल करने की ख्वाहिशें लगभग ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर बिकॉज किसी व्यक्ति की फिजिकल एबिलिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, वो जॉब में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर सकता, एम्बिशियस होने की कोई ख़ास वजह नहीं बचती हैं एंड ही इज़ ओवर बर्डनड विद हिज लाइफ एक्सपीरियंस। तो इसलिए एक 60 या उसके ऊपर का व्यक्ति बहुत लेस एफिशिएंट हो जाता है, इसीलिए हम रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट लाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो फिजिकली फिट होते हैं 60 के बाद भी और वो डेस्क जॉब की खोज में होते हैं, इसीलिए वर्किंग एज ग्रुप हम 15 ईयर्स एंड एबव भी रखते हैं एंड बट मेनली द मेन वर्किंग एज ग्रुप इज 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स। ठीक है, और पोस्ट रिटायरमेंट वाले लोग को अगर इंक्लूड करें तो 15 ईयर्स एंड एबव बनेगा। तो ये तो वर्किंग एज ग्रुप हो गई। अब इस वर्किंग एज ग्रुप में जो लोग आते हैं उनमें से जो लोग करेंटली किसी पेड वर्क में हैं या जो लोग जॉब की सर्च में हैं, ये टोटल मिलके लेबर फोर्स बनाते हैं। तो मैंने लिखा है कि लेबर फोर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयड पीपल प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। जब भी मैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस दोज हु आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स। क्योंकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपने काम के लिए उसको पेमेंट मिल रहा है, ही इज रिसीविंग द पेमेंट, और जो दूसरे के लिए काम कर रहा है उसको वहाँ से वेज या सैलरी मिल रही है। सो टोटल वर्कर्स इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल प्लस दोज हु आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स और फॉर सम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो लोग जॉब की सर्च में हैं, जॉब सीख कर रहे हैं। ये टोटल नंबर्स ऐड होकर लेबर फोर्स बनाती हैं किसी भी देश की। मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी देश के लेबर फोर्स में टोटल नंबर ऑफ पेड वर्कर्स प्लस टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल ये आते हैं। यानी लेबर फोर्स के बाहर कौन लोग होंगे, जो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि कोई व्यक्ति हो सकता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी रखता हो लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहता, वो जॉब सीख नहीं कर रहा है और वो कहीं काम नहीं कर रहा, वो अपने घर में है, अपनी फैमिली के साथ रह रहा है
एंड वो अपना अनपेड डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है तो वो लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं के ऊपर की नौकरी ढूंढ रहा है और फिर वो अनएम्प्लॉयड है तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाएगा, वो भी वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएगा। अब सवाल है कि लेबर फोर्स में कौन लोग नहीं आते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट नहीं आते हैं, बिकॉज स्टूडेंट वो लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये अपनी इच्छा अनुसार बेरोज़गार हैं, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। और अगर ये लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है तो अनएम्प्लॉयड होने की भी बात नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स आर नाइदर अनएम्प्लॉयड नॉर दे आर द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। सेकेंड, जो भी अनपेड डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व है, यानी हाउस वाइफ्स या कोई भी व्यक्ति जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, वो भी लेबर फोर्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है। और वो भी अनएम्प्लॉयड के बाहर है, बिकॉज वो वॉलंटरली उस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हाउस वाइफ है, वो अपने अनपेड डोमेस्टिक वर्क को कर रही है तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है, और फिर वो ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है और ना ही वो लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। तो इन बातों को याद रखिएगा। उसके बाद एक टर्म आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको हम कहते हैं LFPR। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये भी बहुत यूजुअली यूज होगा इस लेक्चर सीरीज में। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? आपके देश में या इकॉनमी में जो भी टोटल लेबर फोर्स है उसको आप अपने देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका LFPR बनता है। LFPR क्या बताता है कि आपके जनसंख्या का इतना प्रतिशत लेबर फोर्स है, यानी आपके जनसंख्या का इतना प्रतिशत लोग ऐसे लोग हैं जो वर्किंग एज ग्रुप में आते हैं, जो अभी काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज LFPR। अब बात कर लेते हैं LFPR के डेटा को लेकर। देखिए, LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए डेटा कलेक्शन का काम है NSSO का। NSSO दैट इज़ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये मॉस्पी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 2017 में ओके अप्रैल 2017 से NSSO LFPR को एस्टिमेट करता है थ्रू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2017 से पहले NSSO LFPR के एस्टिमेशन के लिए 5 साल पे डेटा कलेक्शन करता था। तो 2017 से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे चल रहा है, जो कि एक एनुअल सर्वे होता है और क्वार्टरली भी होता है। एनुअल सर्वे होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, और जब भी हम करंट वीकली स्टेटस की बात करते हैं तो वहाँ क्वार्टरली NSSO डेटा कलेक्ट करती है। LFPR अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेके, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को लेके, इन सारी चीज़ों को लेकर वो क्वार्टरली डेटा भी कलेक्ट करते हैं फॉर वीकली करंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज। ये क्या होता है मैं बताऊंगा आपको आगे। तो 2017 से पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस LFPR एस्टिमेट करने के लिए 5 साल पे डेटा कलेक्ट करते थे। तो जो लास्ट NSSO का डेटा है LFPR को लेकर आउटसाइड दिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, वो है 2011-12 का, और 2017 से अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करते हैं, जो हर साल पे ये डेटा रिलीज करते हैं, ठीक है। लेबर फोर्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, ये सारा डेटा अब एनुअली NSSO रिलीज मतलब कलेक्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं LFPR को लेकर कुछ डेटा। तो जो अब मैंने बताया था कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको NSSO ने 2017 में स्टार्ट किया। तो जो भारत में पहला पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था
वो था जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए। और इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो है 36.9%। अगर हम वर्किंग एज ग्रुप की बात करें 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक की, एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 49.8% जब हम 15 ईयर्स एंड एबव की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली 15 ईयर्स एंड एबव यानी हम 60 प्लस वाले लोगों को भी काउंट कर रहे हैं तो हमारा लेबर फोर्स बढ़ जाएगा, और जब हम सिर्फ 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के लोगों की बात करेंगे तो लेबर फोर्स कम होगा, तो LFPR भी कम होगा। अब LFPR अगर 36.9% है, इसका मतलब क्या है कि 2017 जुलाई 2017 से जून 2018 इस एक सालों में इंडिया की जो भी जनसंख्या है उस टोटल पॉपुलेशन का 37% इस वर्किंग एज ग्रुप में आने वाले लोग या तो वर्कर हैं या वो जॉब की सर्च में हैं, यानी हमारा लेबर फोर्स हमारी पॉपुलेशन का 37% है। ठीक है, अब देखिए दूसरा डेटा मैंने बोला, ये तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से LFPR था 17-18 के लिए, जो कि पहला पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था NSSO का। इससे पहले NSSO के पास जो भी LFPR का डेटा है वो 2011-12 का है, और 2011-12 में इंडिया की जो भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था वो था 39.5% फॉर दिस वर्किंग एज ग्रुप 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक का। एक बात यहाँ पे नोटिस करिए कि 2011-12 में इंडिया के इस वर्किंग एज ग्रुप में, ठीक है, इस एज ग्रुप में इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का आप ये कह लीजिए कि 40% लेबर फोर्स था, लेकिन ये घटकर 37% हो गया। तो सवाल है कि हमारा लेबर फोर्स घट क्यों रहा है। ठीक है, LFPR घट रहा है, इसका मतलब है कि हमारा लेबर फोर्स घट रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि देखिए अगर हम 2011-12 से 17-18 की बात करें तो इन टाइम पीरियड्स और इन टाइम पीरियड से प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि लोग अब एजुकेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स, PhD, या फिर ज़्यादा टाइम वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में स्पेंड कर रहे हैं। तो जब भी लोग ज़्यादा टाइम एजुकेशन में, ज़्यादा एज तक वो एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हैं और वो लेबर फोर्स से बाहर हैं। तो ऑब्वियसली अगर लोग एजुकेशन ज़्यादा परस्यू करेंगे तो लेबर फोर्स गिरेगा। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। अभी मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूँगा। जब भी देश में बेरोज़गारी ज़्यादा होती है तो जो भी लोग होते हैं उनको ये पता है कि ठीक है, देश में नौकरी, अगर किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही है और वो नौकरी ढूंढकर परेशान हो गया तो वो नौकरी ढूंढना ही बंद कर देगा। ठीक है, वो अपने घर बैठ जाएगा, वो अपने घर में कुछ और काम करने लगेगा। तो जब भी बेरोज़गारी ज़्यादा होती है या प्रिवेलिंग वेज रेट कम होता है तो लोग नौकरी ढूंढना बंद कर देते हैं, और जैसे ही लोग जॉब सीख करना बंद करेंगे वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एजुकेशन परस्यू करना और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दो कारण हैं इंडिया में लेबर फोर्स के कम होने का। अब देखिए, अगर लेटेस्ट डेटा की बात करूं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर हम 2023 के पहले क्वार्टर की बात करें यानी जनवरी 2023 से मार्च 2023 के लिए 15 ईयर्स एंड एबव के लिए, तो वो है 48.5। ठीक है, यानी देखिए, आप देखिए कि इंडिया में यहाँ पे क्या था, 15 ईयर्स एंड एबव के लिए लगभग 50% था, अब ये 48.5%, यानी LFPR घट रहा है, यानी कि लेबर फोर्स घट रहा है इंडिया में। ठीक है, और ये जो LFPR डेटा है ये है करंट वीकली स्टेटस के बेसिस पे है, और ये अर्बन
एरियाज़ में। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, करेंट वीकली स्टेटस इन अर्बन एरियाज़ का क्या मतलब है। अर्बन एरिया का मतलब है शहरी इलाके। तो NSSO जो है ये इंडिया के अर्बन एरिया या शहरों में, अब ये करते क्या हैं, ये अगर इनको LFPR या अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ये सब कैलकुलेट करना है तो ये एक सैम्पल साइज तय करते हैं कि इनको कितने लोगों को सर्वे करना है। मान लीजिए NSSO ने 1,75,000 के सैम्पल साइज बनाई कि हमें 1,75,000 लोगों को सर्वे करना है। उनके रिकॉर्ड के आधार पे हम LFPR या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट तय करेंगे। ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए वो 1,75,000 ये जो सैम्पल साइज उन्होंने चुना है वो शहरी इलाकों में बात करना चाहते हैं। करंट वीकली स्टेटस का मतलब होता है कि NSSO किसी व्यक्ति के पास जाएगी और उससे बोलेगी कि आप मुझे बताओ कि लास्ट 7 डेज़ में या पिछले सप्ताह में कितने दिन आपके पास काम था और कितने घंटे आपने काम किया है। यानी जब भी हम करंट वीकली स्टेटस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो भी सर्वे डेट है उस सर्वे डेट से पिछले 7 दिन या जो पिछला सप्ताह रहा है उसमें कोई व्यक्ति उन 7 दिनों में कितने दिन काम पे था और कितने घंटे उसने काम किया है। और जब भी करंट वीकली स्टेटस से हम अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते हैं तो वहाँ थ्रेशोल्ड क्या होता है कि जो भी सर्वे डेट है इससे इन लास्ट 7 डेज या उस सर्वे डेट से जो प्रीसीडिंग वीक यानी पिछला सप्ताह है उसमें 7 दिन में अगर कोई व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे भी पेड वर्क किया है तो वो करंट वीकली स्टेटस के अंदर एम्प्लॉयड माना जाएगा। यानी करंट वीकली स्टेटस में अनएम्प्लॉयड वो लोग माने जाएंगे जो सर्वे डेट से पिछले 7 दिन या प्रीसीडिंग वीक में किसी भी दिन 1 घंटे का भी पेड वर्क नहीं पाए, सिर्फ वही अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। ये करंट वीकली स्टेटस का कॉन्सेप्ट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के तहत अगर डेटा ये जो सर्वे है अगर हम अर्बन एरिया में करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि CWS स्टेटस के हिसाब से हमने अर्बन एरियाज़ में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट या लेबर फोर्स हमने एस्टिमेट किया और यही करंट वीकली स्टेटस इसका मतलब इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर आप यही सारा सर्वे रूरल एरियाज़ में करेंगे तो वो हो जाएगा CWS फॉर रूरल एरियाज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यूजुअल स्टेटस क्या होता है, यूजुअल स्टेटस से लेबर फोर्स कैसे बनती है, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बनती है, सब्सिडियरी स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बनती है, करंट वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे बनती है वो तो मैंने यहाँ बता दिया। इसके बाद एक और होता है करंट डेली स्टेटस, उससे भी हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 60 में, क्योंकि 59 में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि करंट वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे मेज़र होती है कि जो भी सर्वे डेट है उससे लास्ट 7 डेज़ में या प्रीसीडिंग वीक में कोई व्यक्ति अगर किसी भी दिन 1 घंटे का भी पेड वर्क नहीं किया है तो वो अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। और जब भी हम करंट वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट मेज़र करते हैं तो बेसिकली हम क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करते हैं, बिकॉज करंट वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आता है। ठीक है, एज कंपेयर टू यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। तो यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है उससे काफ़ी ज़्यादा आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट थ्रू करंट वीकली स्टेटस। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, हम इनको डिटेल में एनालाइज करेंगे। आज आप बस फंडामेंटल्स पे ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, और जो डेटा दे रहा हूँ इनको सिर्फ एनालिटिकल पर्पज के लिए दिमाग में रखें। उसके बाद एक टर्म आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये भी आपको टर्म मिलेगा, मतलब जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं या लेबर फोर्स की बात करते हैं या वर्कर्स की बात करते हैं
तो सवाल है कि फिर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, इसको इन शॉर्ट WPR लिखते हैं। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स या एम्प्लॉयड पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है, यानी आपके इकोनॉमी, आपके देश में जो भी टोटल पेड वर्कर्स हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे वो किसी और के लिए काम कर रहे हों, उनकी संख्या डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ये होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को लेकर मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डेटा दिया है जस्ट फॉर एनालिटिकल पर्पज। आप इसको बस दिमाग में रखें, मतलब जस्ट टू लाइक फील इट कि, और ये लेटेस्ट है क्योंकि हम 2023 के पहले क्वार्टर यानी जनवरी 2023 से मार्च 2023 के लिए है, और ये भी NSSO ने सर्वे किया है अर्बन एरियाज़ में, वो भी करंट वीकली स्टेटस से, यानी कि सर्वे डेट से प्रीसीडिंग वीक में इन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आप कहीं काम कर रहे हो, और काम करने का मतलब क्या है कि लास्ट 7 डेज़ में अगर आपने किसी भी दिन 1 घंटे या उससे ज़्यादा काम किया है तो आप एम्प्लॉयड हैं। उस आधार पे टोटल जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आई है वो है 45.2%, और वर्किंग एज कैटेगरी यहाँ पे क्या लिया गया, 15 ईयर्स एंड अबव का। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक बात आप यहाँ पहले ये समझिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब हम मेज़र करते हैं तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लाइक यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। इस स्टेटस के हिसाब से जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेज़र करते हैं तो वो अलग आता है। करंट वीकली स्टेटस एक तरीका है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेज़र करते हैं तो कुछ अलग आता है, और फिर करंट डेली स्टेटस का अपना अलग अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर आप बस फंडामेंटल क्लैरिटी ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। मैंने यहाँ पे डेटा बस रख दिया है जस्ट फॉर एनालिटिकल कंपैरिजन कि आप दिमाग में रखें। तो मैंने किया क्या कि ये जो NSSO पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करती है उसमें मैंने बोला था कि जो एनुअल डेटा वो रिलीज करते हैं ना, वो तो यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस के आधार पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेकिन क्वार्टरली डेटा ये करते हैं करंट वीकली स्टेटस, वो भी अर्बन एरियाज़ को अकाउंट में, मतलब अर्बन एरियाज़ में सर्वे करके। तो यहाँ पे मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बता रहा हूँ वो है करंट वीकली स्टेटस वाला, और मैंने आपको बताया कि करंट वीकली स्टेटस के अंतर, करंट वीकली स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे मेज़र होता है कि NSSO जिस भी दिन सर्वे कर रही है, यानी जिस इलाके में जिन लोगों पे वो सर्वे कर रही है, उस डेट से लास्ट 7 डेज या प्रीसीडिंग वीक में वो पूछते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उन लास्ट 7 डेज या प्रीसीडिंग वीक में किसी भी दिन 1 घंटे का भी पेड वर्क नहीं किया है तो वो CWS के अंदर अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की थ्रेशोल्ड है ना, कि पिछले सप्ताह में या 7 दिन में आप 1 घंटे का भी पेड वर्क नहीं किया तभी बेरोज़गार हो, उस आधार पे जो क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है उसका डेटा। तो जस्ट आप डेटा को ब्रीफली देख लें कि 2017-18 में रूरल एरियाज़ में CWS अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, 8.5%, अर्बन में 9.6, कंबाइंड इज 8.9%। अच्छा, यहाँ पे एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, डेटा तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2 एनालिसिस बनती हैं। पहला एनालिसिस तो ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, अर्बन इंडिया में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल इंडिया। अब क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी से ये पूछेंगे कि क्या पिछले सप्ताह या लास्ट 7 डेज़ में क्या आपने 1 घंटे का भी पेड वर्क किया है, ये गांव में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि गांव में अगर आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि इस लास्ट 7 डेज़ में क्या आपने 1 घंटे का भी पेड वर्क किया है, तो गांव में लास्ट 7 डेज़ में 1 घंटे का पेड वर्क मिलना ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ वहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा मैनुअल वर्क का काम होता है। पर अर्बन इंडिया की जब आप बात करते हैं तो यहाँ काम डेली वेज वर्क के लिए काम उतना नहीं है जितना गांव में है।
तो जब भी आप टाइम पीरियड छोटा कर देते हैं, अगर आप पिछले 7 दिन में डेटा, तो शहर में जो बेरोज़गार है ना, उसको 7 दिन काम नहीं मिलेगा। आप मेरी बात, ऐसा नहीं है कि उसको 7 दिन में से 2 दिन काम मिला, 2 दिन नहीं मिला, वो आपको गांव में देखने को मिलेगा। क्योंकि गांव में काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और मैनुअल वर्क को लेके काम है। पर शहरों में काम काफ़ी कंसोलिडेटेड है, यानी अगर आप वर्कर हैं तो या तो वो 6 महीने का काम है तो आपको 6 महीने काम रहेगा, 1 साल का है तो है। आप बेरोज़गार हो तो महीना 2 महीना बेरोज़गार ही रहोगे, ठीक है। इसीलिए जब भी आप वीकली स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट मेज़र करेंगे तो वो शहरों में ज़्यादा आएगा, बिकॉज शहरों में वीकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है एज कम्पेयर टू गाँव में, ठीक है। और कंबाइंड डेटा और दूसरी एनालिसिस यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में घट रहा है। और एक बात और देखिएगा कि ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा था, लेकिन देखिए पैंडमिक ये 2019-20 में आप देखिए कि शहर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, 9.5% से 11% हो गया। तो 2019-20 में ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो MSMEs थे और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये शहरी इलाकों को लेकर ही हैं, ठीक है। और देखिए जब पैंडमिक आया 2020-21 में, तो भी शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहा, लेकिन गांव में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कम होते चला गया है। क्यों? क्योंकि गांव में जो काम होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर के हैं या तो फिर मैनुअल वर्क के हैं। और ये पैंडमिक में भी मतलब एग्रीकल्चर तो होना ही है और मैनुअल वर्क होना ही होना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पैंडमिक का, डीमोनेटाइजेशन का, इन सब का जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा पड़ा है, यानी अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इन पीरियड में। और अगर ओवरऑल देखें तो समय के साथ इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है। तो 2021-22 जो कि क्योंकि 2022-23 का डेटा 24 में आएगा लेबर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, तो जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो 21-22 का है। और करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.6%। और जब भी हम यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस की बात करते हैं तो 2021-22 में इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 4.1%, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तक आपको यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने नहीं सिखाया, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा था। पर याद रखिएगा कि यूजुअल प्रिंसिपल और सब्सिडियरी स्टेटस से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.1% और 2017-18 में वो 6.1% था। तो अब एक आखिरी बात देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई है तो लेबर फोर्स गिरता है। ऑब्वियसली जब भी देश में बेरोज़गारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब की खोज में हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर जॉब ढूंढना ही बंद कर देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जॉब ढूंढना बंद कर दे और अपने घर पे बैठ जाए तो वो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यानी वो लेबर फोर्स से बाहर हो गया। तो जब भी हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोग जॉब ढूंढना बंद कर देते हैं, तो लेबर फोर्स कम हो जाता है, यानी लेबर फोर्स गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एक वजह। दूसरा, अगर देश में प्रिवेलिंग वेज रेट कम है तो भी जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगता है कि यार इतनी मेहनत और इतनी सारी क्षमताओं के बाद इस वेज रेट या इस सैलरी पे तो काम नहीं करेंगे, तो वो भी वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो भी लेबर फोर्स से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि वो जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं तो लेबर फोर्स ना तो वर्किंग है ना ही जॉब ढूंढ रहे हैं, तो वो लेबर फोर्स के बाहर हैं, तो लेबर फोर्स गिरेगा। अब सवाल है कि लेबर फोर्स बढ़ कैसे सकता है। तो पैंडेमिक में देश ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर देखा, एक बड़े पैमाने पे ये होता था, लेकिन बड़े पैमाने पे लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम हमने पैंडेमिक के दौरान देखा। तो अब जब NSSO ने सर्वे किया तो NSSO को ये पता चला
अगर कंपनीज वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देती हैं तो जो फीमेल का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन कंपनीज देती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर बैठे हुए अपने स्किल सेट के हिसाब से जो भी जॉब है उसे करना चाहेंगी। तो अगर जैसे ही वो जॉब सीख करना शुरू करेंगे वर्क फ्रॉम होम वाला, वो लेबर फोर्स का पार्ट बन जाएंगे। तो जब भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ता है तो बिकॉज ऑफ द फीमेल, जो फीमेल नंबर्स हैं वो जॉब सीख करने को लेकर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल लेबर फोर्स बढ़ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर हाई है तो लेबर फोर्स गिरेगा, प्रिवेलिंग वेज रेट अगर गिर रहा है तो लेबर फोर्स गिरेगा। लेकिन अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ता है तो लेबर फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल अब जॉब सीख करेंगे वर्क फ्रॉम होम और वो लेबर फोर्स को बढ़ा देंगे। तो ये सारी एनालिसिस थी, इनको याद रखिएगा। और ये सारे टर्म पूरे इस लेक्चर सीरीज़ में अगले 5-6 लेक्चर तक इस्तेमाल होंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, जैसे कि पॉवर्टी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई भी हाउस होल्ड या कोई व्यक्ति लाइफ के बेसिक एम्यूनिटीज़ से डिप्राइव्ड होता है या उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस सिचुएशन को पॉवर्टी कहते हैं और उस व्यक्ति या उस हाउस होल्ड को पुअर कहते हैं। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ किसी व्यक्ति के पास कुछ एबिलिटीज़ हैं, उन एबिलिटीज़ के आधार पे जो भी इकॉनमी में अवेलेबल जॉब हैं उनको करने के लिए वो विलिंग है, लेकिन उसके पास वो काम नहीं है या वो जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो वो सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट होती है और वो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड कहलाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर इनवॉलंटरी या वॉलंटरली हो सकता है। फिर हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट देखा जिसकी कि 3 सिचुएशन होती हैं। फिर हमने कहा कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं तो हम उसे लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। और लेबर फोर्स क्या होता है, जो भी हमारे देश में पेड वर्कर्स हैं, वेदर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और वर्किंग फॉर समबडी एल्स, प्लस दोज हु आर सीकिंग जॉब या अनएम्प्लॉयड। फिर हमने बात किया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब होता है कि हमारी जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट हैं। फिर हमने देखा कि LFPR को मेजर करने के लिए डेटा कलेक्शन NSSO करती है। 2017 से ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कर रहे हैं, उससे पहले 5 ईयर्स पे डेटा कलेक्शन करते थे। फिर हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 17-18 के हिसाब से हमने इंडिया की LFPR देखी। हमने ये भी देखा कि इंडिया की LFPR गिर रही है एज कम्पेयर टू 2011-12। फिर हमने जब 2017-18 के LFPR को 2023 के पहले क्वार्टर से कंपेयर किया, देन वी सौ कि LFPR गिर रहा है। LFPR गिर रहा है क्योंकि अब लोग ज़्यादा टाइम एजुकेशन में एक्सपेंड कर रहे हैं और ज़्यादा लोग वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, इसलिए वो नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हमने देखा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर इन द कंट्री अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100। फिर हमने उसका करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हमने देखा कि 15 ईयर्स एंड एबव में 45.2% है। फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा देखा एज पर करंट वीकली स्टेटस, ठीक है। और करंट वीकली स्टेटस कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है कि जो सर्वे डेट है उससे प्रीसीडिंग वीक या लास्ट 7 डेज़ में कोई व्यक्ति अगर किसी भी दिन 1 घंटे के लिए भी कोई पेड वर्क नहीं किया है तो वो बेरोज़गार माना जाएगा CWS के अंदर। और उस हिसाब से ये बेरोज़गारी का हमने टेबल या डेटा आपसे शेयर किया। इसको एनालाइज़ किया कि शहरों में बेरोज़गारी गांव से ज़्यादा है, बिकॉज़ वीक के अंदर पेड वर्क, ये जो डेली पेड वर्क है, इसके प्रॉबिलिटी गांव में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्बन इंडिया, बिकॉज़ यहाँ पे काम या तो होता है या तो नहीं होता है। दूसरी बात है, जब भी पैंडमिक या डीमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन होती है तो ये अर्बन एरिया को अधिक अफेक्ट करता है। और हमने ये भी समझा कि CWS क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करता है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के जो मेजरमेंट है लाइक यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस, इन सबको हम लेक्चर नंबर 60 में देखेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा
तो लोग जॉब सीख करना बंद कर देते हैं फ्रस्ट्रेट होकर, तो लेबर फोर्स गिरता है। या फिर अगर प्रिवेलिंग वेज रेट गिरती है तो भी लोग फ्रस्ट्रेट होकर जॉब करना छोड़ देते हैं, वो जॉब करना ही नहीं चाहते, तो भी लेबर फोर्स गिरता है। और अगर लेबर फोर्स बढ़ाना है तो हमें फीमेल का LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना होगा, जो कि बहुत कम है। और फीमेल का अगर हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाना है तो हमें वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ाना होगा, बिकॉज फीमेल के लिए घर से काम करना ज़्यादा सहूलियत वाला चीज़ होता है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ाते हैं तो फीमेल की LFPR बढ़ेगी, यानी कि लेबर फोर्स बढ़ेगा, बिकॉज ज़्यादा फीमेल्स जॉब करने लगेंगी या वो जॉब सीख करने लगेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं सबको एनालाइज करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ हम थ्योरीज भी देखेंगे। एंड देन फिर लेक्चर नंबर 60 में हम मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू वेरियस स्टेटस देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।